हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशनल टिप्स पे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हिंदी में मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो 3 प्रकार का होगा। अब तीनों में सबसे पहला जो आपका होता है वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद दूसरा जो आपका होता है वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। और जो तीसरा होता है वो आपका होता है टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि पूछल्लू प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए, जो सबसे पहला आपका है वो आपका है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो दूसरा आपका होता है वो है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा आपका हो गया टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आप आज डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, तीनों का हम अलग अलग वीडियो में आपको बढ़िया से बता देंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम आज पहचान देखते हैं कि जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे जानेंगे। कोई हिंदी वाक्य लिखी गई है तो आप कैसे जानोगे कि ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी वाक्य है। तो चलिए हम देखते हैं। उसका पहचान ये होता है, कोई भी हिंदी वाक्य लिखी रहेगी, अगर उसका प्रारंभ क्या शब्द से हो रहा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो आपका डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी वाक्य हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो जो हिंदी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होती है और प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होती है उसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य कहा जाता है। फिर से देखिए, जो हिंदी वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होती है और प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त होती है उसे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए अब इसका हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ 3 वाक्य लिखी गई हैं तो इसका जो स्टार्टिंग है वो हो रहा है क्या से, यानी प्रश्नवाचक शब्द से, और इसका अंत हो रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो इस प्रकार से ये वाक्य आपकी हो गई डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी वाक्य। इसी प्रकार तीनों में देखिए, क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है तीनों वाक्य, और प्रश्नवाचक चिन्ह से ये समाप्त हो रही है। इस प्रकार ये तीनों हिंदी वाक्य आपका डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी वाक्य हो गए। अब चलिए इसका अनुवाद का नियम हम लोग देखते हैं। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले आपको इज आर एम लिखना है, यानी कि सहायक क्रिया। सबसे पहले इज आर एम आपको लिखना है कर्ता के वचन के अनुसार। उसके बाद में फिर लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखेंगे नॉट, अगर निगेटिव उसमें है तो। अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है तो उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में प्लस आईएनजी, उसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। ये है इसका नियम। तो चलिए इसको हम वाक्य में प्रयोग करके फिर समझते हैं। तो जैसे पहली वाक्य लिखी गई है तो सबसे पहले हमको लिखना है क्या, इज आर एम। तो इज आर एम जो हमको लिखना है वो कर्ता के वचन और टेंस के अनुसार लिखना है। तो कर्ता पहले देखेंगे क्या है। तो एक वाक्य में देखिए, वाक्य नंबर 1 में, क्या वह किताब पढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप कर्ता देखिए, इसका कर्ता वह है तो वह की अंग्रेजी ही होता है। तो ही के साथ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ही के साथ इज का प्रयोग होता है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इज। सबसे पहले यहाँ देखिए नियम में कह रहा है सबसे पहले आपको इज आर एम में से किसी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ इज लगा। इज क्यों लगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो ही होने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ ही इज लगा दिए। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसका ही है। उसके बाद में हम लिखेंगे, अगर हिंदी वाक्य में नॉट का प्रयोग है तो हिंदी वाक्य में अगर नहीं शब्द का प्रयोग है तो आप नॉट लिखेंगे, अगर नहीं शब्द नहीं है हिंदी वाक्य में तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार ये हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ देखिए
क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा कि जब हम इंग्लिश में उसका मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब होता है रीड, मतलब पढ़ना, और उसके फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। तो इस प्रकार ये हो गया रीडिंग। उसके बाद में क्या बचाओ, किताब। तो उसके लिए हम लगाएंगे ए बुक। इस प्रकार से इस वाक्य का अनुवाद हुआ, इज ही रीडिंग ए बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा है। अब चलिए दूसरे वाक्य का अनुवाद देखते हैं। क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो दूसरे वाक्य का अनुवाद, यहाँ देखिए जो इसका कर्ता है लड़के, लड़के आपका यहाँ देखिए बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर। उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, लड़के, तो द बॉयज हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे, अगर नॉट का प्रयोग करना होगा तो यहीं कर लेंगे, कर्ता के ठीक बाद और क्रिया के ठीक पहले। अगर नॉट का प्रयोग नहीं है तो हम लोग लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो प्ले मतलब होता है खेलना, ये हो गया प्लेइंग। उसके बाद में बचा क्या, मैदान में। तो मैदान में इन द फील्ड। इस प्रकार से इस वाक्य का पूरा अनुवाद हो गया, आर द बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। क्या लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब तीसरी वाक्य का अनुवाद हम लोग करेंगे। तो क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अब इसमें देखिए नहीं शब्द का प्रयोग आपको मिल गया यहाँ। अब आप इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इज आर आई में से लिखना है। तो इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसका, मैं। तो मैं के लिए आई होता है, आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, आई एम लिखेंगे। देखिए आई एम हो गया। इसके बाद इसका सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए आई, तो आई हो गया, आई एम। अब इसमें देखिए नहीं शब्द आ गया है, तो हम लोग नॉट नहीं शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो नहीं शब्द की अंग्रेजी हम लोग को कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के बाद और क्रिया के पहले नॉट का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट आपका आई हो गया और क्रिया हो गया राइटिंग, उसके यहाँ बीच में नॉट का प्रयोग हो गया। तो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इज एम आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट का प्रयोग करना है अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग है तो। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईजिन जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। इस प्रकार ये आपका तीनों वाक्य का अनुवाद पूरा हो गया। अब चलिए हम देखते हैं, थोड़ा बता दें, हम आपको ये पहले बताए नहीं थे तो इसलिए चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं। जब सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा, इसमें नाम नहीं लिखा गया है। जब सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा तो आपको किसका प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। यानी कि ही, सी, इट तथा नेम यानी और एक वचनकर्ता के साथ। ही, सी, इट या किसी का नेम के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। उसके बाद में दूसरा देखिए, बी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। जब बी रहेगा कर्ता के स्थान पे, या दे रहेगा, या कोई बहुवचन करता रहेगा, इसके अलावा मान लीजिए कोई और बहुवचन करता आएगा तो उसके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। और जो तीसरा इसका नियम है वो है आपको आई के साथ आई एम का प्रयोग हमेशा करना होता है। आई के साथ जो प्रयोग होता है वो केवल आई एम का ही प्रयोग होता है आई के साथ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो चलिए इस प्रकार ये आज आपका पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। तो जो लोग उसको नहीं देखे हैं वो वहाँ से जाके देख लेंगे। बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार आज ये वीडियो पूरा हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।